नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार में करारी हार के बाद 3 चेहरों पर सबकी निगाहें थी। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी। तीनों के बयान सामने आ चुके हैं। इसलिए आकलन करना जरा आसान हो जाएगा कि कौन इन नतीजों को किस तरह ले रहा है। पहले जरा प्रशांत किशोर की बात कर लें। जनसुराज पार्टी बनाई, पिछले ढाई 3 साल से बिहार में घूम रहे थे, गांव गली तक गए, लोगों से संपर्क किया, बिहार को जानने समझने की कोशिश की, मुद्दों की लिस्ट बनाई, उसके बाद उनको मीडिया में लेकर के गए और जब चुनाव लड़ा तो फिर उनको पूरी जनता के सामने रखा, मीडिया के भी सामने रखा। मीडिया पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को, चूंकि उनका अतीत एक रणनीतिकार के तौर पर था और उस समय भी वो खास तौर से जो नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, उसके दुलारे थे। लंबे लंबे इंटरव्यूज किए जाते थे और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को किसी जमाने में इसी मीडिया ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बैठा दिया था, उसी तरीके से प्रशांत किशोर को भी तरजीह देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि जब ये सब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, तब इसी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया के बड़े-बड़े चेहरों के साथ प्रशांत किशोर बहुत बेरुखी के साथ, बल्कि मैं कहूँगा किसी-किसी के साथ तो बदसलूकी के साथ मिल रहे थे, पेश आ रहे थे। तो मीडिया ने गुब्बारा फुला रखा था। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि अरे! वो तो 130, 35 और 150 सीटों से ऊपर जीत ले जाएँगे और सरकार बनाएँगे। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कई तरह की बातें भी की थी, कई तरह के दावे भी किए थे। यहाँ तक कह दिया था कि या तो हम 10 सीटों के नीचे रह जाएँगे या 150 से ऊपर चले जाएँगे। और 130-35 सीटों को तो वो ये कह रहे थे कि मैं हार मानूँगा अपनी पार्टी की। बड़बोलेपन की मतलब सारी सीमाएँ उन्होंने लांघ दी थी। नतीजे आने के चौथे दिन 18 नवंबर को मीडिया के सामने आए और इधर-उधर की बात ना करके उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों के नतीजों के लिए मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। हार हुई है, करारी हार हुई है। लोगों ने अगर रिजेक्ट किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको ऑन करूं और उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया। अब जो लेकिन किंतु परंतु की और कहा कि साहब वो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए और अब 2-2 लाख रुपए हर महिला को ये सरकार दे, हम इस पर नजर रखेंगे। लगे हाथ ये भी कहा कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, मैं अब अ, 1 दिन का उपवास रखूंगा, यानी मौन व्रत रखूंगा। तो ये तो हुए प्रशांत किशोर। दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने तो घोषणा कर दी थी कि 14 को नतीजे आएंगे और 18 को मैं शपथ ग्रहण करूंगा मुख्यमंत्री पद की। चुनाव प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, सीटों का ठीक से बंटवारा भी नहीं हुआ था, झगड़े टंटे महागठबंधन के भीतर लगातार चल रहे थे। मुख्यमंत्री घोषित ना करने पर लालू और उनका पूरा परिवार गाल फुलाए बैठा था। तेजस्वी भी कोप भवन में बैठे हुए थे। राहुल गांधी से या कांग्रेस के नेताओं से बात भी नहीं कर रहे थे। तब अशोक गहलोत को भेजा गया पटना, उनको मनाया गया, समझाया गया
और अल्टीमेटली कांग्रेस को झुकना पड़ा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। तो बगल के कमरे में वहीं होटल में बैठे हुए मुकेश साहनी ने कहा कि मैं तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगा जब तक मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं कर दिया जाएगा। 243 के सदन में केवल 15 सीटों पर लड़ रहे थे मुकेश साहनी, और वो चाहते थे कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाए। किया गया, एक को चीफ मिनिस्टर और एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। नतीजे आने के बाद पता चला कि मुकेश साहनी की पार्टी का तो खाता नहीं खुला और तेजस्वी यादव, उनकी 25 सीटें आई। इससे बड़ा झटका कोई हो नहीं सकता था। घर में झगड़ा अलग हो गया, बहनें घर छोड़ करके चली गई, क्योंकि जब इस पर सवाल खड़े किए गए कि भाई आपके जो चाणक्य बने हुए हैं, आपके जो सलाहकार बने हुए हैं, उन्होंने तो पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके चाणक्य या आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो रोहिणी का ये कहना है कि मुझ पर चप्पल तक उठाई गई। कुछ लोगों का कहना है कि चप्पलों से मारा गया, और आरोप तेजस्वी पर है, जो छोटे भाई हैं उसके। उसने ये भी कहा कि ये चप्पल कांड के बाद जब मैं घर छोड़ करके बाहर निकली तो मेरे माता-पिता यानी लालू यादव, राबड़ी और बाकी की बहनें रो रही थी। बहनें रो रही थी, इस बात का सबूत तो ये इस बात से भी मिलता है कि अगले दिन बाकी की 3 बहनों ने भी लालू और राबड़ी का घर छोड़ दिया। वो भी रवाना हो गई पटना से। रोहिणी एक दिन पहले रवाना हो चुकी थी। लेकिन इस सब कांड के बाद विधायक दल की बैठक हुई। उसमें लालू और राबड़ी दोनों थे, मीसा भारती भी थी, तेजस्वी भी थे, और जिन पर आरोप लगाए गए वो संजय यादव और रमीज भी थे, सब थे। वहां पर बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ा भावुक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरी लीडरशिप पर, मेरी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं और पार्टी की हार का ठीकरा मेरे ही सिर पर अगर फोड़ा जा रहा है, तो विधायक दल का नेता किसी और को बना लो, यानी सदन में नेता प्रतिपक्ष किसी और को चुन लो। तो जानकारी ये मिली है कि लालू यादव ने वहां हस्तक्षेप किया और कहा कि तेजस्वी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। कई दूसरे नेताओं ने वहां भाषण दिए। अब वो एक परिपाटी है, औपचारिकता है। लालू ने संकट के समय अपने बेटे का साथ दिया, क्योंकि पार्टी तो चलानी है। अगर पार्टी नहीं चलानी होती तो शायद जो बेटियां कह रही थी उसमें लालू भी बह जाते, लेकिन वो खड़े हुए, क्योंकि उनको पता है कि जब तक पार्टी है तब तक आगे के लिए संभावनाएं बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के लालू के परिवार में एक अलग तरह का ड्रामा देखने को मिल रहा है। ये इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तीसरा चेहरा राहुल गांधी। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ झगड़ करके लालू जी से लड़े थे, केवल 19 जीत पाए थे। इरादा इस बार 78 सीटों पर लड़ने का था शुरू में, ऐसी ही खबरें आ रही थी। लालू यादव या तेजस्वी यादव उनको 70 सीटें भी देने को तैयार नहीं थे। इसको लेकर के झगड़े टंटे हुए। अल्टीमेटली 64 सीटों पर 63 या 64 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। कुछ पर कहा गया कि फ्रेंडली फाइट होंगी, यानी इतनी बड़ी चुनौती के सामने भी, इतने गहरे संकट के सामने भी राहुल गांधी फ्रेंडली फाइट करा रहे थे आरजेडी के प्रत्याशियों से, वामपंथियों से और मुकेश सहनी वगैरह की पार्टी से। नतीजा क्या निकला? 63-64 सीटों पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमट गई। केवल 6 सीटों पर।
और राहुल गांधी जब विदेश से लौटे, उससे पहले जो पार्टी के दूसरे नेता थे, वो इस मूड में थे, इस तरह के बयान भी आने शुरू हो गए थे कि साहब हमें इस बात पर मंथन करना चाहिए कि पार्टी की राज्य दर राज्य ये दुर्गति क्यों हो रही है, इतने बुरे नतीजे क्यों आ रहे हैं। अब ये तो सबको पता है कि बुरे नतीजे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और जिस तरह राज्य दर राज्य चुनाव लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के सामने जाते हैं, वे मुद्दे दो कौड़ी के नहीं हैं। उनकी तरफ कोई मुड़ करके देखता भी नहीं है। अडानी, अंबानी, इसके अलावा कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम खराब, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप, कभी 2-2 3-3 बार जो है वो प्रेजेंटेशन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी, जिनको कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा, कांग्रेस के पार्टी के भीतर भी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, तो मीडिया तो गंभीरता से लेगा ही क्या? और जो मतदाता हैं जिनको वोट डालने हैं, वो तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। और सब कह रहे थे कि भाई बिहार में आपका कोई लेना एक ना देना दो, आप क्यों बिना मतलब कॉलर खड़े करके और यात्राएं निकाल रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और एसआईआर का विरोध करना कितना आत्मघाती साबित हुआ, ये अगर अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं, उस पर मंथन चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने बाकी सब नेताओं की सुननी बंद कर रखी है और पूरी तरीके से अपनी मनमानी पर उतारू हैं, कांग्रेस पार्टी को डुबाने पर उतारू हैं। पता है क्या घोषणा की गई है? केसी वेणुगोपाल ने कहा कि साहब समीक्षा बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर और उसमें ये तय किया गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की जाएगी एसआईआर के विरोध में। और इस बैठक में यह भी कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बिहार में ये नतीजे आए हैं। कर लो बात। यानी परनाला वहीं पड़ेगा। राहुल गांधी का सिर बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के इनके सलाहकार लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र पर, कभी उनके पूरे परिश्रम पर, कभी उनकी जो योजना रहती है बूथ लेवल से लेकर के टॉप लीडरशिप तक जिस तरीके से वो जुटते हैं, संघ परिवार जिस तरीके से जुट रहा है अब राज्य दर राज्य, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में जिस तरीके से काम किया गया है संघ के द्वारा, उस सब पर इनका ध्यान नहीं जाएगा। जिस समय राहुल गांधी को, प्रियंका को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के 6-7 मुख्यमंत्री और पूरी लीडरशिप उनकी तरह बिहार में जुटना चाहिए था, मतदाताओं को कन्विंस करना चाहिए था, ऐसे मुद्दे लाने चाहिए थे जिनसे नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल खड़े होते। ये वहां राज्य के मुद्दों को उठाने के बजाय विदेशों में घूम रहे थे, पहले मलेशिया में, उसके बाद लैटिन अमेरिका के देशों में, और वहां से फिर ये कहां गायब रहे 10-15 दिन, किसी को पता नहीं। यानी जो 15-16 दिन की यात्रा इन्होंने निकाली थी बिहार, वोट यात्रा करके, अधिकार यात्रा करके, उसके तुरंत बाद ये मलेशिया चले गए। उसके बाद लौटे, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, मतदान था, वहां वोट डाला और उसके बाद ये फिर देश से बाहर चले गए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, पूरा तंत्र
बिहार में जान झोंके हुआ था, पूरी ताकत झोंके हुए था। जो-जो समस्याएँ आ रही थी उनको निपटा रहा था। बुला करके बात की जा रही थी। कभी कुशवाहा से, कभी चिराग से, कभी जीतन मांझी से, कभी खुद अमित शाह जाकर के मुख्यमंत्री से मिल रहे थे और राहुल गांधी विदेशों में थे। देश में लौटे तो बिहार में जो सीटों का बँटवारा होना था, किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, जब ये मसले सुलझाए जाने थे, तब भी ये देश में रहते हुए भी उपलब्ध नहीं थे। लालू यादव और उनका परिवार और तेजस्वी यादव सब माथा पकड़े बैठे थे। ये कभी चंडीगढ़, कभी रायबरेली, जातीयता की राजनीति कर रहे थे कि दलित ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया खुद को गोली मार करके और हरिओम वाल्मीकि के यहाँ चले गए, फिर असम चले गए। पहले चरण के मतदान में केवल 1 दिन बचा हुआ था। तब ये दिल्ली में थे और इन्होंने अशोक गहलोत को भेजा। तब तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया और मुकेश साहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया। लेकिन फ्रेंडली फाइट कर रहे थे 10-12 सीटों पर, 14 सीटों पर। और अब जब नतीजा आया है तो कह रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में एक विशाल रैली करेंगे दिसंबर के पहले सप्ताह में। ये पूरी तरीके से अपनी पार्टी को ही नहीं डुबो रहे हैं, बल्कि इनके साथ जो इनके सहयोगी अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं इनके साथ मिलकर के, ये उनको भी गहरे भंवर में धकेल करके डुबोने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है, नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।